हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर कोविड है क्या। आखिर ये कोविड, कोरोना वायरस, कोविड-19, सार्स के कोविड-2 वायरस है क्या। ये हमारे शरीर में पहुंचकर क्या तबाही मचाता है, क्या करता है हमारे शरीर में घुसकर, उसके पश्चात ये क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स पैदा करता है और किस तरीके से वो लक्षण पैदा करता है, और उन लक्षण के आधार पर हम कब ये सोचेंगे, कब ये जानेंगे कि किसी को कोविड है, व्हेन टू सस्पेक्ट दैट समवन इज हैविंग कोविड। और कोविड को लेकर के कई सारी अफवाहें हैं, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइफाइड है या कोविड है, तो टाइफाइड वर्सेस कोविड मिथ पे भी हम बात करेंगे, और सजगता वर्सेस पैनिक होना, अवेयरनेस वर्सेस पैनिक होना, इन दोनों मुद्दों पे भी हम बात करेंगे एक दर एक। तो पहली बात हम ये समझें कि कोविड एक वायरस है, कोरोना वायरस, कोरोना एक जाति है वायरस की जो जाति की क्लासिफिकेशन उनके विभिन्न गुणों के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर किया गया है। तो एक आरएनए वायरस है कोरोना, जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में उनके न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस नहीं होता, एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक आरएनए होता है, और उस आरएनए के ऊपर प्रोटीन की एक खोल चढ़ी हुई होती है जिसके एनवेलप होते हैं, और उसके ऊपर रेसे से कील नुमा प्रोटीन की स्पाइक्स निकली हुई होती हैं जिन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो ये एक आरएनए वायरस है। ये हवा के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है, फैलता है। यानी अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना हुआ है और वो जब सांस छोड़ रहा है या खांस रहा है, तो उससे वो दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और नाक के रास्ते, श्वसन तंत्र के रास्ते हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है। जैसे ही वो हमारे श्वसन तंत्र में पहुंचता है, वहां की जो दीवार है, म्यूकोसा है, एपिथेलियम है, वहां से स्पाइक प्रोटीन बाइंड कर लेता है, बांध लेता है, और वहां से वो हमारे शरीर के अंदर में घुस जाता है। घुसने के बाद से वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है, जिसे हम फेज ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। प्रजनन के द्वारा वायरस अपना, एक वायरस से 10, 10 से 100, 100 से 1000, इस तरह की संख्या बढ़ाता जाता है, जिसे उसका रिप्लिकेशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा शरीर इसके खिलाफ अवरोध नहीं पैदा करता। कोई भी विदेशी चीज, बाहरी चीज जो हमारे शरीर का नहीं हो, जिसे हमारा शरीर एलियन या फॉरेन पार्टिकल कहता है, जब भी हमारे शरीर के अंदर दाखिल होता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ विरोध व्यक्त करता है। शुरुआती दौर पर विरोध करने के लिए हमारे इनेट इम्यूनिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेवार होती है, जिसमें कि आप इसके बारे में विस्तृत में फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन एक इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहला अवरोध इनेट इम्यूनिटी के द्वारा दिया जाता है, जिसमें WBC और बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के, वहाँ पे नेचुरल किलर सेल होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, ये सारे मिलकर के वायरस को मारने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी शुरुआती दौर में जिन लोगों की ये इनेट इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनमें वायरस अंदर दाखिल ही नहीं हो पाता है, या अंदर दाखिल भी हो गया तो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है। तो मैक्सिमम लोगों की संख्या ऐसे ही कैटेगरी में आती है। मैक्सिमम लोग वायरस को अपने अंदर नहीं घुसने देते या अपने अंदर संख्या नहीं बढ़ाने देते। कुछ लोग जिनकी इनेट इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर यह वायरस घुस करके अपनी संख्या बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इसको जो कच्चा माल चाहिए, जैसे किसी भी फैक्ट्री में आप कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए होता है। तो वो कच्चा माल कहाँ से लेगा? तो हमारे शरीर में अपने लिए, जो हमारे शरीर के अपने कोशिकाओं के मरम्मत के लिए या नॉर्मल काम के लिए जो कच्चा माल, प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चाहिए होता है, उन पर यह कब्जा जमा लेता है और उनके द्वारा उनका प्रयोग करते हुए अपनी संख्या बढ़ाता है। तो इस प्रक्रिया में टूट फूट भी होती है, नुकसान भी पहुंचता है हमारे सांस की नली को, हमारे गले को, नाक को, फेफड़े की दीवारों को, और उससे हमारे शरीर में कुछ न कुछ लक्षण पैदा होते हैं। ये एक सूचक होते हैं कि हमारे शरीर में वायरस ने रिप्लिकेशन फेज शुरू कर दिया है, वायरस ने डैमेज करना शुरू किया है। तो वायरस जो शुरू में डैमेज करता है, उसकी वजह से नाक के रास्ते में अगर डैमेज होगा तो हमारी नाक बंद होने लगेगी, छींक आने लगेगी, सर्दी होने लगेगी, नाक से पानी बहने लगेगा,
गले के रास्ते में अगर पहुंच के डैमेज करेगा तो वहां पे गले में खराशी आएगी, गले में दर्द होगा, गला लाल हो जाएगा, खांसी आने का मन करेगा या खांसी की शुरुआत होगी। फेफड़े तक पहुंच जाएगी तो फेफड़े तक पहुंच करके फेफड़े की दीवार पर अगर वायरस नुकसान पहुंचा रहा है अपनी संख्या बढ़ाने के क्रम में, तो उससे हमें खांसी आने लग जाती है, वहां पे सिक्रीशन जमा होने लग जाते हैं, तो उससे कफ आने लग जाता है। इसकी सूचना हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पहुंचती है। हमारा इम्यून सिस्टम का दूसरा अंग है जो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे सैनिक हैं। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रणाली है। तो पहले छोटे मोटे सैनिक भेज जाते हैं कि आप अपने रास्ते पर संभाल लो, जिन्हें हम चौकीदार समझ लें, कि जो छोटी मोटी टूट फूट हो वहां पे चौकीदार जाकर के उसका देखते हैं, वो गड़बड़ी का अंदाजा लगाते हैं, जिसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसका हमने जिक्र अभी तक किया कि जिन लोगों में इनेट इम्यूनिटी, चौकीदार ही अच्छे हैं, वहां पे ये वायरस अंदर तक नहीं घुस पाएंगे। जहां चौकीदार थोड़े कमजोर पड़ गए, हार गए, वायरस जहां पे जीत गया, वायरस अंदर घुस गया, तो हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी जो बड़े वाले सैनिक हैं, जो आर्मी है, जिसे आप कह सकते हैं हमारे कोबरा बटालियन है, वो एक्टिव होने लग जाते हैं और वो गोला बारूद से लैस होकर के वायरस तक पहुंचना शुरू करते हैं। तो वायरस के साथ एक और खास बात है यहाँ पे कि ये वायरस डींग हाँकने में बहुत तेज है। इस मुहावरे का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी को ये इस तरह से चैलेंज करता है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो और हमारे शरीर को एकदम तबाह करने के लिए आ गया हो। नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बड़े बड़े सैनिक जो आखिरी रिजर्व फोर्स हैं उनको रिक्रूट करके लड़ने के लिए भेज देती है, बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र गोला बारूद लेकर के। वो जब इस वायरस को मारने पहुंचते हैं तो उनको तैयार होने में, उनको तैयारी करने में कुछ समय लगता है। तो पहला 6 से 7 दिन 8 दिन का जो समय लगता है, उस 7 से 8 दिन में वो बड़े वाले सैनिक तैयार होकर के पहुंचते हैं, क्योंकि उसके पहले कुछ दिन वो इंतजार करते हैं कि चौकीदार वायरस को मार दे। अधिकतर केस में ऐसा होता है कि ये वायरस को मार दिया जाता है, चौकीदार ही वायरस को मार देते हैं। तो कुछ लोगों में मामूली सी सर्दी खांसी या खराश या हल्की फुल्की बुखार होकर के ही वायरस का काम तमाम हो जाता है, वायरस खत्म हो जाते हैं हमारे शरीर से अमूमन 4-5 दिनों में, 6 दिनों में। अब बुखार क्यों आता है, यहाँ पे एक चीज हम समझ लें कि जहां कहीं भी झगड़ा होता है हमारे शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के सैनिक भले वो चौकीदार हो या आर्मी हो, मतलब इनेट इम्यूनिटी हो या एडेप्टिव इम्यूनिटी हो, उनका किसी भी विदेशी से या आपस में भी जब भी झगड़ा होगा, जब भी वो गोला बारूद छोड़ते हैं, जिसे कि हम इंटरल्यूकिन कहते हैं या साइटोकाइंस कहते हैं, तो उनकी वजह से शरीर में जो वो खास करके इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6, ये दोनों पायरोजेंस होते हैं। पायरोजेंस मतलब ये शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए शरीर का तापमान नॉर्मल तापमान से ज्यादा चाहिए होता है, तभी ये काफी एक्टिव रह करके काम कर पाते हैं। तो जब छोटा झगड़ा होगा तो बुखार कम आएगा, लेकिन जब 7 दिन के बाद भी अगर वायरस को हम नहीं मार पाए तो बड़े वाले जब सैनिक आते हैं ज्यादा गोला बारूद लेकर के, और वो जब फायर करना शुरू करते हैं, वायरस से झगड़ा करना शुरू करते हैं, तो ज्यादा साइटोकाइन, ज्यादा इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं, तो उस समय बुखार ज्यादा आता है। लेकिन जब बड़े वाले सैनिक पहुंचते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि देखते हैं कि वायरस तो मर गया है, जिसे हम बोला ना वायरस डींगे हाँकने में बहुत तेज था, तो वो डींग हाँक करके दिखाता है कि हम बड़े तोप से चीज है, हम तुमको तबाह करने के लिए आए हैं। लेकिन जब मारने आते हैं तो मुश्किल से 7 से 8 दिन के अंदर, मतलब शुरू होने के अंदर, हमारे चौकीदार और छोटे बहुत सैनिक ही मिलकर वायरस को मार चुके होते हैं। तो वायरस तो 7 से 10 दिन के अंदर में हमारे शरीर से खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि वो डींग हाँक करके और हमारे शरीर के अंदर में गलत मैसेज भेज करके बड़े वाले आर्मी को एक बार एक्टिवेट हो चुका होता है, और वो जो आर्मी है थोड़ी सी पागल है, थोड़ी सी अनरेगुलेटेड है, मतलब वो एक बार एक्टिवेट हो जाए तो फिर वो अपना काम करके ही रुकेगी। मतलब वो तोप से जैसे गोला निकल गया तो जा करके कहीं फटेगा ही फटेगा, वो रुकेगा नहीं बीच में। तो वो सारे जो सैनिक जो बड़े बड़े WBC और T सेल B सेल जो वहां से निकल करके आए, वो आकर के युद्ध शुरू कर देते हैं हमारे शरीर में। कभी फेफड़े के अगेंस्ट में जो मिलता है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन शुरू कर देते हैं, युद्ध शुरू कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे साइटोकाइंस, बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स निकलने लग जाते हैं। इस फेज को हम बोलते हैं फेज ऑफ इम्यून एक्टिवेशन। यानी शुरुआती दौर में सिर्फ वायरस आया और वायरस अपनी संख्या बढ़ाते जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं फेज ऑफ वायरस रिप्लिकेशन या फेज ऑफ वायरीमिया। पहले 5 से 7 दिन के लिए होता है, किसी किसी में 7 से 10 दिन के लिए मान के चले, और उसके बाद
तो मैक्सिमम लोगों में कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी एक्टिवेट ही नहीं हो पाती है। कुछ लोगों में ये स्थिति आगे बढ़ जाती है, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, सैनिक आ जाते हैं गोला बारूद लेकर के, तो वो दूसरे फेज में पहुंचते हैं जिसे बोलते हैं फेज ऑफ इम्यून एक्टिवेशन या साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरल्यूकिन साइटोकाइन रिलीज होने लग जाते हैं और वो आकर के तहस नहस करना शुरू कर देते हैं और उनके सामने जो भी चीज आता है उसे अटैक करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसी सूचना मिलती है कि सबसे ज्यादा वायरस दो जगह पर मौजूद है, या तो हमारे फेफड़े में, या फेफड़े से कुछ वायरस निकल करके हमारे खून में जा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अटैक ये दो जगहों पे होता है। पहली जगह हमारे फेफड़े पे, जहां पर कि फेफड़े की दीवारों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो फेफड़े की दीवारों पे सूजन आने लग जाती है, फेफड़े की दीवारों पे मोटी होने लग जाती है, वहां पे WBC ज्यादा पहुंच जाते हैं, वहां पे डैमेज ज्यादा होने लग जाता है। उसकी वजह से जो शुरुआत में हल्की फुल्की खांसी होती है वो खांसी बढ़ने लगती है, और चूंकि दीवारें मोटी होने लग जाती है, दीवार में जो हवाएं भरी होती है, ऑक्सीजन भरी होती है, उसकी जगह सिक्रीशन जमा होने लग जाते हैं, पानी चीज जमा होने लग जाती है, या सेल भरने लग जाते हैं, जिसे कंसोलिडेशन या ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या निमोनिया भी कह सकते हैं इसको। निमोनिया मतलब लंग का, फेफड़ों के सूजन को निमोनिया कहते हैं। और ये एक स्थिति से ज्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच जाए जिससे कि सिर्फ लंग में सूजन ही नहीं है, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, सांस में सांस खींच रहे हैं, उसका खून में जाने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होने लग जाए, उस प्रक्रिया को हम ARDS कहते हैं। यानी शुरुआती दौर में वायरस घुसा, उसने थोड़ा मोड़ा डैमेज किया, तो उसकी वजह से कफ होता है, जिसको हम माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद वो निमोनिया के फेज में पहुंचा, जहां की लंग में सूजन ज्यादा बढ़ने लगा, एक्सरे में ज्यादा व्हाइट पैच दिखने लगा, और उससे भी ज्यादा होने लगा जब ऑक्सीजन की एंट्री भी प्रभावित होने लगी, तो ARDS। तो हमने कहा कि इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा लंग को डैमेज कराता है, और साइटोकाइन स्टॉर्म या सेकंड फेज ऑफ इम्यून एक्टिवेशन में लंग में ARDS होने लग जाता है। उसके अलावा कुछ वायरस जो कि घुस करके हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, वहां जाके मर जाते हैं, लेकिन वो अपने जो मार्कर हैं, अपने स्पाइक प्रोटीन है, उनको छोड़ देते हैं। तो जैसे दुश्मन की टोपी कहीं बह रही होती है, तो हमारे सैनिकों को लगता है कि दुश्मन भी वही है, और लगता है उसकी टोपी वहां बह रही है, तो उस पर भी गोला बारूद छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे खून में वायरस के कुछ कुछ टुकड़े बह रहे होते हैं, या जिंदा या मुर्दा, तो उनपे भी वायरस, हमारी इम्यून सिस्टम जो हमारी आर्मी अपने गोले बारूद छोड़ देती है। तो हमारे खून पे भी इम्यून एक्टिवेशन, इम्यून कॉम्प्लेक्स जाकर के अटैक कर देते हैं, और जो छोड़ते हैं उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। तो वो एंटीबॉडी बना करके, और जो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन वो छोड़ते हैं, उसकी वजह से उनमें युद्ध होता है, और उसकी वजह से खून में थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है, खून के थक्के बनने लग जाते हैं। तो नॉर्मली खून बहुत ही फ्लूइड होता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, आसानी से पतली पतली नलियों से होकर भी बह जाती है। लेकिन जब उस पर ये गोला बारूद का असर होगा, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन का, एंटीबॉडी का जब इफेक्ट होने लग जाता है, तो वो इतने फ्लूइड नहीं रह जाते हैं, उनका फ्लो स्मूथ नहीं रह जाता है, उनमें क्लॉट बनने लग जाते हैं, और उनमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, कोगुलेशन मैकेनिज्म है, जो खून के थक्का बनाने के लिए प्रोटीन होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनका फ्लो स्लो हो जाता है। क्या होगा उसकी वजह से? जब खून गाढ़ा होने लग जाता है, तो पतली पतली नलियों से बहते समय में वो खून के गाढ़े जाकर के कहीं ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसके आगे से रक्त का प्रवाह, ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारी फेफड़े की जो छोटी छोटी नलियां हैं, कैपिलरीज हैं, वहां पे ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन फेफड़े तक तो पहुंचेगा, उसके बाद मान लीजिए ये फेफड़े की एल्वियोलाई है, गुब्बारे नुमा, यहां तक सांस लिया, ऑक्सीजन पहुंचा, लेकिन इसकी दीवार में जो खून की नली बह रही थी, उसमें अब खून का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से ये ऑक्सीजन खून तक नहीं पहुंचेगा, और खून से होते हुए पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा। उसके नतीजे के रूप में क्या होगा कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। तो हमारा शरीर सूचना देगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो हम और ज्यादा सांस लेने की कोशिश करेंगे, तो हमारी सांस की गति बढ़ेगी, लेकिन हम गति बढ़ाकर भी और ज्यादा ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर नहीं ले पाएंगे, तो हमें घुटन सी महसूस होने लगेगी, हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगेगी, हम बार बार सांस लेने की कोशिश करने लगेंगे। इससे लंग पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ARDS की अवस्था और बढ़ेगी।
अच्छा, ये खून के थक्के और भी तो कहीं जाकर के जमा हो सकते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट की पतली पतली जो कैपिलरीज या आर्टरीज होती है जिसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, अगर ये खून के थक्के वहां जाकर के ब्लॉक हो गए तो अचानक से हार्ट का खून का सप्लाई बाधित हो जाएगा, तो हार्ट अटैक होने की संभावना हो सकती है। उसी तरीके से अगर ये छोटे छोटे खून के धब्बे हमारे बन के बड़े धब्बे बन गए और ब्रेन की किसी आर्टरी में, किसी नस में जाकर के ब्लॉक कर दिए, तो ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई बाधित हो जाएगी, तो उससे लकवा होने का डर होता है। उसी तरीके से किसी भी और अंग में, लीवर में, किडनी में जाकर के ये धब्बे जमा होने लग गए, तो वहां पे भी इस तरीके से ब्लड सप्लाई बाधित होगी। और इस तरीके से ARDS के बाद जो अगला स्टेज होता है, जिसमें कि बाकी के अंग प्रभावित होने लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, मॉट्स। यानी एक एक करके बाकी अंग भी प्रभावित होने लग जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि ये जो बाकी के अंग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे लंग प्रभावित हुआ, हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन, ये सब चीज जो प्रभावित हो रहे हैं, ये वायरस नहीं कर रहा है, बल्कि वायरस ने डींग हाँकी, ऐसा दिखाया कि वो बहुत बड़ा दुश्मन है। उसकी वजह से हमारी जो आर्मी ओवर एक्टिवेट हो गई और उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया, और उस युद्ध की वजह से खून के थक्के बन रहे हैं, लंग डैमेज हो रहे हैं और बाकी के अंग धीरे धीरे करके प्रभावित हो रहे हैं। जबकि वायरस तो पहले 6-7 के दिन में मर चुका, खत्म हो गया। वायरस के टुकड़े जहां तहां तैर रहे हैं, उनकी लाशें तैर रही हैं, लेकिन हमारा शरीर की आर्मी जो है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, उनकी तैरती लाशों को भी दुश्मन मान रहा है और उसके खिलाफ भी गोला बारूद फायर कर रहा है और बहुत सारे साइटोकाइन बना रहा है। यानी हमारी इम्यूनिटी जो है वो अब बाकी के लक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो हम ये समझ गए कि वायरस एक आरएनए वायरस है। जल्दी से रिवाइज कर लें, एक आरएनए वायरस है जिसके ऊपर एक प्रोटीन होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक बने हुए होते हैं। इन स्पाइक को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है और उसको पहचान के उसके खिलाफ में अटैक करता है। वायरस सांस के रास्ते हमारे फेफड़े में पहुंचता है और जहां जहां पहुंचता है, नाक में, गले में, फेफड़े में अटैक करके शुरुआत में थोड़े थोड़े डैमेज करता है। उसकी वजह से अगर नाक में पहुंचा तो नाक में जो गंध महसूस करने की जो शक्ति है, ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम होते हैं, उनको डैमेज कर देता है। इसकी वजह से स्मेल खत्म हो जाती है। और पीछे गले के पास या जीभ के पास जब पहुंचता है तो वहां पे जो टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं, उनको नुकसान कर देता है। इसकी वजह से स्वाद की क्षमता कम हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, नाक बंद हो सकता है, कफ हो सकता है, और अंदर गया तो खांसी हो सकती है और खांसी में कफ की मात्रा निकल सकती है। उनको मारने के लिए जो हमारे चौकीदार साइटोकाइन और गोले बारूद छोड़ते हैं, उनकी वजह से इंटरलोकिन 1 और इंटरलोकिन 6 की वजह से बुखार आता है। ये जब युद्ध और बढ़ जाता, अच्छा इसी बीच में वायरस कभी कभी हमारे पेट के रास्ते में भी पहुंच जाता है, तो पेट के रास्ते में पहुंच करके आंतों की दीवारों को थोड़ा थोड़ा इरिटेट करता है, उनको परेशान करता है। इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। और जब इनके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी, हमारे आर्मी, हमारे इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से फेज ऑफ इम्यून एक्टिवेशन होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, और उसकी वजह से निमोनिया, फिर ARDS और फिर खून में थक्का बनना, कोगुलेशन प्रोफाइल का एक्टिवेट होना, और उसकी वजह से फिर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन तक पहुंच जाता है। और इतना सब होने के बाद चूंकि हमारे शरीर की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है, तो बाकी बहुत सारे कमेंसल बैक्टीरिया होते हैं। कमेंसल बैक्टीरिया मतलब वो छोटे मोटे कमजोर बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में, नाक में या पेट में निवास करते हैं, जो इतने कमजोर होते हैं कि हमारे शरीर पर कोई बीमारी नहीं पैदा कर पाते। तो वो हमारे खाने के बचे खुचे अंश पे पल रहे होते हैं, या कभी कभी मददगार भी होते हैं, कमेंसल होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। तो जब हमारी सिस्टम में इम्यूनिटी काफी ज्यादा डैमेज कर चुकी होती है, तो वो ओवर एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम हमारे इम्यूनिटी को कहीं कहीं और भी डैमेज करती है। जैसे कि लंग खराब हुआ, किडनी खराब हुआ, तो उसकी वजह से ये जो कमेंसल बैक्टीरिया है, ये भी अब हमारे शरीर पे हावी होने लग जाते हैं, उत्पात मचाने के लिए काबिल बन जाते हैं, इतने उनकी क्षमता बढ़ जाती है, तो वो अब हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाते हैं। मैंने वायरस खत्म, इम्यून एक्टिवेशन ज्यादा, ओवर एक्टिवेशन ने हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को या बचाव की प्रणाली को और तहस नहस कर दिया।
आप समझ सकते हैं, घर में गृह युद्ध छिड़ जाता है तो जो छोटे छोटे दंगाई होते हैं, छोटे मोटे चोर उचक्के भी होते हैं, वो भी पावर में आ जाते हैं और अपना उत्पाद मचाना शुरू कर देते हैं। तो इस फेज में सेप्सिस, बैक्टीरियल सेप्सिस या फंगल सेप्सिस भी होने लग जाता है, और ये बैक्टीरिया और फंगस भी हमारे शरीर में घुस करके और ज़्यादा हमारी स्थिति को खराब करने लग जाते हैं। तो उसमें शॉक, सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन फेलियर, और इस तरह की स्थिति हो जाती है। और इन सब चीज़ों से अगर हमारा शरीर हार जाता है इलाज के उपरांत भी, तो मौत हो जाती है। तो मौत किस किस कारण से हो सकती है? कि जब भी इम्यून एक्टिवेशन ओवर हो गया और उसने मेजर ऑर्गन डिसफंक्शन करा दिया तो मौत हो सकती है। या हमारे फेफड़ों को ज्यादा डैमेज कर दिया, इतना डैमेज किया बाहर से ऑक्सीजन हमारे खून तक जा ही नहीं पा रहा, तो ऑक्सीजन हमारे बाकी शरीर के हिस्से को नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी में तड़प तड़प कर हमारे शरीर के हिस्से मरने लग जाते हैं, तो उससे मौत हो जाती है। या खून का थक्का बना और अचानक से बड़ा थक्का खून का हमारे फेफड़े में जाकर के फंस गया और अचानक से हम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो अचानक से ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, मौत हो जाती है। या ये खून के थक्के जाकर के अचानक से हार्ट में फंस गए तो लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। या फिर धीरे धीरे निमोनिया, ARDS हुआ, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, आप वेंटिलेटर पे चले गए, लेकिन वेंटिलेटर पे जाकर भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इम्यून एक्टिवेशन फेज बाकी शरीर में फैल चुका है, बाकी अंग को नुकसान पहुंचा चुका है। तो उस कंडीशन में क्योंकि शरीर के एक एक अंग धीरे धीरे करके जवाब दे जाते हैं और उनकी रिकवरी की, फाइट बैक करने की, वापस स्थिति को सामान्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस स्थिति में आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये सारी स्थिति हर आदमी में नहीं पहुंचती है। हमें यह समझना होगा कि मैक्सिमम लोगों में तो इन्नेट इम्यूनिटी चौकीदार है, वही इतना काफी होता है कि वायरस को अपने अंदर पहुंचने नहीं देता है। थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये चौकीदार से झगड़ा थोड़ा करना पड़ता है और उसके बाद चौकीदार वायरस को हरा देता है, जिसमें माइनर सिम्टम्स या बहुत हल्के से कफ, कोल्ड फीवर आकर के वो ठीक हो जाते हैं। उससे भी कम, मतलब 1000 में मान के चले कि 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इम्यून एक्टिवेशन होता है। यानी कि अगर 1000 लोगों को कांटेक्ट हुआ तो 800 लोगों को तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे। बाकी के बचे 200 लोग, उन 200 लोगों में से 100 लोगों में चौकीदार या 100 से 150 लोगों में चौकीदार हल्के फुल्के झगड़ा करके, मामूली कफ बुखार करके उनको खत्म कर देगा। बाकी के 50 लोग बचे, उनमें इम्यून एक्टिवेशन होगा तो उनमें फीवर, कफ थोड़ा ज्यादा होगा। उस 50 में से भी 20 लोग ऐसे होंगे जिसमें ओवर इम्यून एक्टिवेशन होगा और उसकी वजह से ये ARDS और निमोनिया की स्थिति आने लगेगी। उस 20 में से भी मात्र 5 लोग ऐसे होंगे या 4 लोग ऐसे होंगे जिनमें कि इलाज के बाद भी वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन चलता रहेगा और उनकी जान जाने को खतरा होगा। तो हम अभी तक ये समझ पाए कि कोविड वायरस क्या है, हमारे शरीर में कैसे घुसता है और हमारे शरीर में पहुंच करके क्या नुकसान पहुंचाता है, और इम्यून एक्टिवेशन के कितना नुकसान वायरस की वजह से होता है और कितना नुकसान हमारे शरीर की इम्यूनिटी की वजह से होता है, और क्या क्या लक्षण पैदा कर सकता है कोविड वायरस हमारे शरीर में घुस करके। तो हमारा सवाल आता है कि हम कैसे सस्पेक्ट करें कि किसी को कोविड वायरस है या किसी को कोविड इन्फेक्शन है। तो कोई भी आदमी जो किसी के कांटेक्ट में आया हो जो कि कोविड वायरस से ग्रसित रहा हो, तो उसे मानना चाहिए कि आप एक पॉजिटिव कांटेक्ट हैं और आपके अंदर कोई भी नए सिम्टम पैदा होते हैं, खास करके सांस की, बुखार की या और भी जो लक्षण हमने बताए, ये लक्षण अगर नए नए पैदा हो रहे हैं तो आपकी कोविड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को दिलासा देने की कोशिश मत करिए, आप डिनायल मोड में मत जाइए, अपने आप को ठगने की कोशिश मत करिए कि नहीं नहीं हमने आइसक्रीम खा लिया या हमने आज पंखा चला के सो गए तो इसीलिए गले में खराश लग रही है, या हम आइसक्रीम खा के या दही खा करके आ गए या थोड़ा थकावट कर ली इसकी वजह से हमारे शरीर में लक्षण आ रहे हैं। जी नहीं, अभी के समय में जबकि वायरस की इन्फेक्टिविटी इतना ज्यादा हाई है, समाज में इतने ज्यादा लोग कोविड से प्रभावित हैं, उस समय में आपको कोई भी नया लक्षण अचानक से पैदा हो रहा हो तो आपको ये मान के चलना है कि अनलेस अदरवाइज प्रूवन और सर्टिफाइड बाय सम अदर डॉक्टर और सम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, दिस इज नथिंग बट कोविड ओनली।
तो कोविड होने की संभावना सबसे ज्यादा है। चाहे आपकी जांच में पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कुछ भी हो, आपको कोई भी नया सिम्टम पैदा होता है तो कोविड ही है। यहीं पे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि अगर किसी को पिछले 2-3 महीने से या 6 महीने से खांसी चल रही है तो क्या यह भी कोविड हो सकता है? नहीं, मैंने कहा कि अचानक से पैदा होने वाला सिम्टम कोविड हो सकता है। किसी को 6 महीने से खांसी है तो वो टीबी हो सकता है, या उसको दमा की बीमारी हो सकती है, या उसे हार्ट की बीमारी हो सकती है। जरूर नहीं कि वो कोविड हो, लेकिन अगर उनके लक्षण में हाल में खराबी आई हो, अभी अचानक से उनके सिम्टम डिटोरिएट कर रहे हो, तो ये कोविड के सिम्टम हो सकते हैं। अगर किसी को पिछले 1 साल से बुखार चल रहा है तो क्या यह भी कोविड का लक्षण है? जी नहीं, पिछले 1 साल के बुखार तो HIV के लक्षण हो सकते हैं, टीबी के लक्षण हो सकते हैं, या किसी दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। 1 साल तक कोविड नहीं चलता, लेकिन अगर किसी को अचानक से पिछले 2 हफ्तों में अचानक से इस तरह के सिम्टम आए हों, या पहले कुछ और चल रहा था और अब उसके नेचर कैरेक्टर में रूप में बदलाव आया हो अचानक से, ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे ही आपको इस तरह के लक्षण आए, आप डिनायल मोड में न जाएं, आप उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि 2 चीजें हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। डिनायल मोड में आना, अज्ञान होना, उसे नकार देना, और दूसरा चीज पैनिक हो जाना। दोनों ही चीज खतरनाक है। कि आपको हल्की सी खराश हुई नहीं, आपको हल्का सा नाक में कुछ सुरसुराहट से हुई नहीं, आपको लगने लगा कहीं ये कोविड तो नहीं, आप दौड़ भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ में। तो हमारा उद्देश्य है आपको दोनों कंडीशन से बचाना, क्योंकि दोनों चीज खतरनाक है। तो अगर कोई भी नई परेशानी ऐसी आ रही है तो उसे कोविड ही मानना है, लेकिन साथ के साथ इस सत्य को भी, इस फैक्ट को भी दिमाग में रखना है कि 80 to 90% लोग जिनको कोविड का इन्फेक्शन होता है, वो उनमें मामूली लक्षण आते हैं या मामूली घरेलू उपचार से, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो हाँ, आप मान के चलिए कि कोई भी नया लक्षण कोविड ही है। उससे आप दूसरों को इन्फेक्शन देने से बचेंगे, आप खुद भी सजग रहेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे। लेकिन ये भी मान के चले साथ के साथ कि 90% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो इससे आप पैनिक होने से बचेंगे, हॉस्पिटल रश नहीं करेंगे, अपने और घर वालों को परेशान नहीं करेंगे, और हमारे जो लिमिटेड हेल्थ रिसोर्सेज हैं उन पे बर्डन कम होगा। तो सही में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो रिसोर्सेज, वो संसाधन, वो स्वास्थ्य के संसाधन उनको मुहैया हो पाएंगे। तो इससे हम एक बेहतर जस्टिफाइड यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज। तो ये थी आज के एपिसोड में बातें। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कौन से वो जांच हैं, क्या तरीके हैं जिनसे हम कंफर्म करें कि कोविड किसी को है, किसको सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, किसको डी डाइमर कराने की जरूरत है, किसको RT-PCR कराने की जरूरत है। इन सब सेगमेंट में हम बात करेंगे। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।